बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा ये बिल्कुल यूनिक किस्म का प्रोग्राम होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जहां पे हम किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं उस बीमारी को डायग्नोज करने के बेशुमार टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो वो आते ही पहला एक सवाल करता है, डॉक्टर साहब मेरे टेस्ट करा लो। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि पहले हम आपका फिजिकली मुआयना करेंगे, फिर आपको चेक करेंगे, फिर देखेंगे अगर किसी लैब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हुई तो हम आपकी लैब टेस्ट करवाएंगे। अब ये लैब में टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं, लैब का जो आपका ब्लड लिया जाता है लैब टेस्ट के लिए, आपका खून निकाला जाता है, वो कौन सी वायल में डाला जाता है, उन वायल्स के कलर क्यों डिफरेंट होते हैं, फिर अगर एक सैंपल लिया जाता है उसको किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, उस टेम्परेचर से फिर लैब तक पहुंचने का जो दौरानिया होता है उसमें क्या मेजरमेंट की जाती है या किस तरह के उसको सेफ्टी प्रोफाइल से गुजारा जाता है, फिर लैब के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरह लैब जो है वो काम करती हैं, और फिर लैब जो है वो रिपोर्ट कैसे फाइनलाइज करती हैं, फिर उसके अंदर अगर कोई ब्लड में कोई सैंपल में मसला आ जाए तो क्या लैब दोबारा से उसको कलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर अपनाती हैं। इन सारे मौजूआत पर बात करेंगे। इसी तरह आजकल हमने देखा है कि डिफरेंट किस्म के कलर्स यूज होते हैं। कलर थेरापी क्या है, कलर थेरापी से इलाज कैसे मुमकिन है। लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं दवाइयां खाकर थक चुकी हूं या थक चुका हूं, ये दवाइयां से मेरी जान कब छूटेगी, क्या मैं कब्र तक दवाइयां खाती रहूंगी या खाता रहूंगा, क्या कलर थेरापी से भी कोई इलाज मुमकिन है, हम इस पर भी बात करेंगे। कलर थेरापी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी स्पेशलाइजेशन कैसे होती है, और फिर इसके ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या होगा, और नेचुरोपैथ के थ्रू जब कलर थेरापी में ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी बीमारी इसके क्राइटेरिया में आती है, फिर साइकोलॉजिकल इसका क्या इफेक्ट है, आपकी बॉडी को ये कलर कैसे सुकून आवर जिंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारे मौजूआत पर हमने गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं ज़ैनब यूसुफ, जो कि क्लिनिकल लैब मैनेजर हैं और बेशुमार तालीम इकट्ठे किए हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। ज़ैनब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। उसके बाद ही मेरे साथ दूसरी गेस्ट जो हमारी मोअज़्ज़ज़ गेस्ट तशरीफ रखती हैं, डॉक्टर नजमुस सहर, जो कि नेचुरोपैथ और कलर थेरापिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ैनब, जब मैं आपकी तरफ आऊंगा तो कोई भी गेस्ट जब मेरे प्रोग्राम में होता है तो हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी। आपने अपनी तालीम का आगाज कैसे किया और आज यहाँ तक पहुँचने में क्या मुश्किलात आई? तालीम का आगाज़ जो है वो सबका स्कूल से ही होता है, तो मेरा भी स्कूल से ही था। सबसे पहले जो है वो मैंने जो है मैट्रिक किया, दैन मेरा गोल था कि मैंने मेडिकल साइंस में ही जाना है, तो उसके लिए मैंने परसू किया एफएससी को, और उसके बाद जो है वो मेरा मतलब यही था कि मैंने मेडिकल साइंसेस में ही जाना है, और मुझे शौक़ था कि मैं डिज़ीज़ के डायग्नोसिस में जो है ना वो किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ और किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती हूँ। तो फिर मुझे इस बारे में जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी, और फिर मुझे पता लगा कि इसकी एक बड़ी स्पेशल डिग्री है, डैट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है वो ग्रेजुएशन हो रही है। और देन मैंने इसके ऊपर जो है वर्कअप किया, तो मुझे पता लगा कि हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो कि इसको बहुत प्रमोट कर रहा है, और देन मैंने फिर उसमें जो है वो अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की। एंड आफ्टर डैट मैंने उसमें फिर स्पेशलाइजेशन की ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से बेसिक मेडिकल साइंस में जो है वो मैंने फिर एमफिल किया। ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक इस तरह से पैदा हुआ कि हम देखते हैं लोगों को कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन तो लिख देते हैं, लेकिन बीमारी का आपको पता नहीं लगता। जब तक आपको बीमारी का पता नहीं लगेगा ना कि एक्चुअली आपको डिजीज़ है क्या, आप उसका ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट के लिए भी जो है ना वो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और डायग्नोसिस करने के लिए उसकी स्पेशलिटी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है वो मैंने इसको परसू किया ताकि इसमें जो है वो मैं अपना किरदार अदा कर सकूँ।
बीइंग अ फीमेल आपके लिए कोई मुश्किलात तो नहीं आई, फैमिली सपोर्टिव थी? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, स्पेशली माय फादर। उनको बहुत सल्यूट है कि उन्होंने इस पाथवे में जो है वो मेरा बहुत साथ दिया। अदरवाइज शायद उनके बिना ये मुमकिन नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। ये उनकी सपोर्ट है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें जो है वो बिल्कुल एक अपनी औलाद समझ के, अपना एक अहम हिस्सा समझ के हमें इस जगह तक जो है वो पहुँचाया। बाकी सोसाइटी के लिए आप पे हर्डल्स तो आती हैं। लोग आपको कहते हैं कि जी ये क्या डिग्री चूज़ कर लिया, इसका तो स्कोप नहीं है, ऐसे नहीं है। आपको लोग डिग्रेड करते हैं, लेकिन जो है वो आपको अपना आप खुद ही जो है वो मनवाना पड़ता है कि नहीं, इसमें भी स्कोप है और आपको करके दिखाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सब ठीक है। गुड। जी डॉक्टर नजमत सहर, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपकी तालीम, एजुकेशन और जर्नी में आप किस तरह गुजरी और ये कलर थेरापी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैंने इसको जब डीपली स्टडी करना शुरू किया तो नफ्सियाती पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते थे। उससे लिंक करते करते फिर मैंने हर्बल को स्टडी किया कि क्या ऐसी डाइट हो सकती हैं जिनकी डेफिशिएंसी या कमी या ज़्यादती की वजह से मरीज़ बीमार होते हैं और परेशान होते हैं। उसको करने के बाद फिर ये कलर थेरेपी का, चूँकि घर में मेरी मदर करती थी, तो एक कंसेप्ट था मेरे जहन में कि ऑलरेडी कलर्स के ज़रिए आप अपना कुछ ना कुछ बेटर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इसको सबसे पहले पाकिस्तान में ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं, जो कि हज़रत कलंदर बाबा औलिया के शागिर्द हैं। उन्होंने 1960 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने 1978 में ये बुक लिखी थी, रंगो रोशनी से इलाज। ठीक है। इसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ इसमें बीमारियों का जिक्र किया हुआ है और कहाँ और कैसे, किस तरह से, कौन कौन से कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर इनकी एक और बुक आई थी कलर थेरेपी के नाम से। फिर ये अभी ये जो रिसेंट बुक है ये डॉक्टर समीना आमिर हैं, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट PhD हैं, कलर थेरेपिस्ट हैं। ठीक है। अब वो एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं और उसमें ये इसको पढ़ा भी रही हैं। इसमें रिसर्च पेपर्स भी उनका भी जिक्र है, रिसर्चेस भी इसके ऊपर कलर हो रही थेरापी हैं। की स्पेशलाइजेशन के लिए बेसिक नॉलेज क्या होना जरूरी है? इसमें BSc होना लाजमी है, मतलब ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी उठ के कलर थेरापिस्ट नहीं बन सकता? मेडिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इसको अपने अंडर लिया है, अपने शेल्टर में शामिल किया है और उनके सिलेबस में ये शामिल हो चुका है। ठीक है। उससे पहले तक ये बस इसी तरह से ही था कि लोग खुद ही इंटरेस्ट जो लेते थे वो इसको करते थे। ठीक। लेकिन अब जो टेफ्टा है, गवर्नमेंट का जो इदारा है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी करवा रहा है। तो कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड के साथ कोई भी इसको करना चाहता है तो वो कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है इसके बाद। गुड। किसी तरह की कोई मुश्किलात आपको स्टडी में आई? नहीं, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये है कि जैसे हम मेडिसिन को पढ़ते हैं तो मेडिसिन की भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। जब तक आपको उसका पूरा नॉलेज नहीं होता, आप किसी भी पेशेंट पे नहीं आजमा सकते भी। ठीक। इसी तरह कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है। आप एक डिफरेंट डिजीजेस में डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं और ये आपका नॉलेज आपके पास होगा तो आप ऐसा करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ब्लू कलर है तो हम इसको कैसे यूज करवाते हैं। बेसिकली ये टूल्स हैं कलर थेरेपी के। इसमें हम पानी बनवाते हैं। कोई भी घर में जो भी टैप वाटर है उसको आप मतलब उसको बॉयल कर लें और ठंडा कर लें और इसमें बोतल में इतना भर लें, इतनी गर्दन छोड़ के, और नीचे लकड़ी रख के इसको धूप में 4 घंटे के लिए रख दें। जब ये पानी तैयार हो जाएगा, यहाँ अभी बुखारात इकट्ठे हो जाएंगे, इट मीन्स के वाटर जो क्रोमाटाइज्ड वाटर है वो रेडी हो चुका है। ठीक। अब ये क्रोमाटाइज्ड वाटर आम वाटर नहीं है, अब ये चार्ज वाटर है और ये एक मेडिसिन है। ठीक। इसको हम फीवर में यूज करवा रहे हैं, गले की प्रॉब्लम के लिए, निमोनिया में। यानी वो पानी पिलाने की सूरत में करना है? जी। ठीक। पानी पिलाने की शक्ल में भी यूज हो सकता है। आप मुख्तलिफ कलर के जो ऑयल्स होते हैं जो अलसी के तेल में, इनको 40 डेज रखा जाता है। ये पानी जो है ये 1 दिन में तैयार हो जाता है। ठीक है। जो कलर्स हैं इनको एटलीस्ट 40 डेज धूप में रखना पड़ता है, फिर इनको आप छोटी छोटी बोटल्स में डाल के यूज कर सकते हैं। यानी ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जी, लेकिन ये इस तरह से है कि ये एक सिंपल थेरेपी है। ठीक। आप इसमें मुख्तलिफ कलर्स यूज करके मुख्तलिफ डिजीजेस के साथ फाइट कर सकते हैं। वो तो हम इस पे आएंगे ना, आगे डिटेल इस पे गुफ्तगू करेंगे। जी ज़ैनब, जब मैं आपके पास आता हूँ तो आपकी नॉलेज और आपकी डिग्रीज को देखता हूँ और सारी स्पेशलिटी जितनी भी है उसको देखता हूँ, तो मेरा एक सिंपल सवाल मेरे जहन में ये आता है कि एक आम आदमी ये कैसे समझे कि मेरा जो ब्लड लिया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है, ये डिफरेंट वायल्स में क्यों डाला जाता है? उसमें डिफरेंट वाइल्स में इसलिए डाला जाता है क्योंकि आगे टेस्ट की ना सेग्रीगेशन होती है। ठीक। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं लेबॉर्ट्री के,
जिसमें से मेजर डिपार्टमेंट जो है वो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है, केमिकल पैथोलॉजी है, सीरोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो सैंपल जब एक पेशेंट का लिया जाता है तो हमने उसको आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट करना होता है, और हर डिपार्टमेंट की सैंपल रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो वैक्यूटेनर्स हैं उनकी कलर कोडिंग की गई है। जैसे कि सिंपल हम एक टेस्ट सुनते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो सैंपल है वो उसकी पर्पल टॉप फाइल में लिया जाता है, ठीक है, उसमें EDTA होता है, उसमें लिया जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन ही यही है कि हम उसमें कलेक्ट करें, क्योंकि जो आगे एनालाइज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है। तो इस तरह से जो बायोकेमिस्ट्री के सैंपल है, सिंपल हम नाम सुनते हैं, गुर्दों के टेस्ट, जिगर के टेस्ट, LFT RFT, उसके लिए हम क्लोटेड वाइल यूज़ करते हैं, डेट इज़ येलो टॉप। और डिफरेंट इसके अलावा और भी हैं स्पेशलाइजेशन टेस्ट जो है वो कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए हम सोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं, और शुगर टेस्ट करने के लिए डेट इज सोडियम फ्लोराइड जो कि ग्रे टॉप वाइल होती है, उसमें हम जो है वो टेस्ट लेते हैं। तो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि आगे सेग्रीगेशंस हैं इन चीज़ों की, जिसकी वजह से डिफरेंट वाइज में जो है वो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। डिफरेंट कलर्स भी रखे जाते जी, हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कलर्स रखे जाते ठीक हैं। है, अगर हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो उनको कैसे पता चले कि CBC के लिए कितना ब्लड रिक्वायरमेंट होती है उसकी? उसमें सबसे पहली बात ये कि वो इस चीज़ की स्टडी करके आएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना है तो वो उसका जो है वो डिग्री लेके आएंगे, डिप्लोमा लेके आएंगे, तो ही वो कैपेबल हैं कि वो इस फील्ड में काम कर सकें। ऐसे कोई भी उठ के जो है वो लैब में काम करने के कैपेबल नहीं है। और सेकेंडली जो वाइल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने मार्किंग की होती है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की वाइल है, और इसमें अप टू द मार्क यहाँ तक ही आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा या उससे कम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वो आपका टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही सैंपल लिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैनब, एक जो क्लिनिकल लैब मैनेजर होता है जी, उसका क्राइटेरिया क्या होता है और उसकी ड्यूटी में क्या चीज़ें शामिल होती उसका क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए, डेट इज़ BSc ऑनर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। है? ठीक। और देन उसके बाद आपने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हो, जस्ट लाइक मैंने MPhil इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया हुआ है, तो आपने MPhil किया हो, मास्टर्स किया हो इस फील्ड में, देन ही आप कैपेबल हैं कि आप मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी है, हम इसके ऊपर इतना लेंथी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक लैब को पूरा रन करने में जैसे आप कहें कि सैंपल कलेक्शन से लेकर उसकी रिपोर्टिंग तक, और फिर फर्दर इसमें कितनी ट्रबल शूटिंग आती है, स्टाफ की हायरिंग फायरिंग, और ये सारी चीज़ें, एक लंबा प्रोटोकॉल है लैब मैनेजर के पास जिसको वो डेली बेसिस पे जो है वो देख रही होती हैं। ठीक हो गया। जी डॉक्टर नजम, जब आपकी तरफ मैं आऊँ तो मैं ये पूछना चाहूँ कि कलर थेरापी बेसिकली क्या है? आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी हम सबके लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक एनर्जी बैंक है। ठीक। हम अमूमन एक जुमला सुनते हैं कि विटामिन D हासिल करना है तो आप धूप में बैठें, तो इसके अलावा हमें ये सुनने को नहीं कहा जाता या मिलता नहीं है ये लफ्ज़ कि बाकी विटामिन्स भी तो सूरज की रोशनी में बॉडी की मौजूद जरूरत है ना। बिल्कुल। हमारे बाकी मिनरल्स, विटामिन्स को भी ये प्रोसेस करती है सूरज की रोशनी। तो बेसिकली ये जो कलर थेरेपी है ये सूरज की रोशनी से ही हम बनाते हैं, इसको इसी से ही यूज़ किया जाता है। अब जो सूरज की किरणें आती हैं वो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फोटोन। फोटोन एक एनर्जी पैकेट होता है जो कि इसमें इसी प्रोसेस के अंदर वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होता है। अब जिस कलर की बोतल में पानी भर के आपने धूप में रखा है तो उसी कलर का जो पानी तैयार हुआ है उसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि ये किन किन डिजीज़ में यूज़ हो सकता है, तो उसको फिर वहीं यूज़ करवाया जाता है और वो जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड कलर है, अब रेड कलर ख़वातीन पाकिस्तान में एनीमिक हैं बहुत ज़्यादा, खून की कमी को ये पूरा करता है, जो RBCs हैं, हीमोग्लोबिन है उसको बनाता है, ये बेहतर करता है। इसके अलावा जो रिसर्चेस आई हैं, जो रिसर्च पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है डिसम्यूटेज ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये एंजाइम क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर इसकी एब्सेंस होती है बॉडी में तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। अभी जो रेड कलर है इसका जब तहकीक की गई तो इसने उस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया उस एंजाइम को। अब जब हम ये यूज़ करवाते हैं कैंसर सेल्स जहाँ अटैक कर रहे हैं या इम्यूनिटी डाउन हो रही है और डिजेनरेटिव डिजीज़ आ रही हैं जैसे अल्जाइमर है और पार्किंसंस है या कोई और डायबिटीज़ है और कैंसर है, तो उसमें ये काम कर रहा है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और दूसरा एंटी एजिंग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको लाइट थेरेपी में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल मार्केट में ये लाइट्स अवेलेबल हैं,
ठीक है। इजीली। और इसमें ये कलर्स डिफरेंट, जिस तरह ये सारे कलर्स हैं, तो आप कोई भी जो भी कलर रिक्वायर्ड है, किसी भी कलर थेरेपिस्ट ने आपको बताया है, वो आप इसको लेते हैं। ठीक। 15-20 मिनट का सेशन होता है। तो ये एंटी एजिंग भी है, आपकी एज को कम करता है, प्रोसेस को कम करता है, बॉडी में जहाँ जहाँ ये एंजाइम कम है और स्लो है तो ये उसकी वर्किंग को बेहतर कर देता है। इसी तरह हर कलर की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। जैसे पीसीओडी है तो, या एमेनोरिया है और इनफर्टिलिटी है, तो उसमें हम पर्पल कलर यूज करवाते हैं। पर्पल कलर का पानी भी बना के कहा लेकिन जाता यहाँ पे है। एक सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर एक आम सुनने वाला हमारा लेमैन ये सोचे कि ये कलर मैंने पीने हैं, पहनने हैं या ओढ़ने हैं, तो वो कैसे समझे? बेसिकली ये हम सिर्फ पीने के लिए ही बनवाते हैं या इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर कोई ये भी सोचे ना कि मैं रेड कलर का सूट पहन लूं तो उससे एचबी बढ़ सकती है। डेफिनेटली जो कैंसर के ऊपर रिसर्चेज हुई है ना कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को पानी पिलाने, शायद पिलाया भी जाता है लेकिन कम, और लेकिन जो माहौल है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके कपड़े, बेडशीट, पर्दे, एवरीथिंग जो है वो रेड कलर की दी जाती है। इवन फोटोथेरेपी जो लाइट थेरेपी है वो भी रेड कलर की लाइट के सेशन उसको दिए जाते हैं। तो उससे कैंसर सेल से फाइट करने में मदद मिलती है। तो आप अगर इन्हीं कलर्स के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आप देखें कि जब हमारा खुद एक रुझान बनता है, कुछ अरसे के लिए एक कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में उसकी कमी हो रही होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो हमें वो कलर अच्छा नहीं लगता या नॉर्मल लगता है जैसे हम लोगों को। तो इसी तरह कुदरत खुद आपके अंदर वो क्रेविंग उन चीजों की पैदा करती है। तो कलर्स का भी इसी तरह ही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसके बहुत ज्यादा हैं। इसमें व्हाइट कलर नहीं है जी, व्हाइट मैं खुद नहीं लेकर आई। एक्चुअली में व्हाइट भी यूज करवाते हैं जहाँ क्रोनिक डिजीजेस जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी होती हैं, उनमें फिर व्हाइट कलर भी यूज करवाते हैं। ठीक हो गया। ज़ैनब, एक तो हम बात ये कर रहे थे कि सैंपल कैसे हम लेते हैं ना, इसके साथ अगर हम बात करें डीएनए और पीसीआर जो टेस्ट होते हैं जी, इनके और दूसरे टेस्टों की टाइमिंग में क्यों फर्क होता है कि एक टेस्ट आपको 24 आवर में मिल जाता है, एक टेस्ट 7-8 दिन में मिलता है या 4 दिन में मिलता है? बेसिकली जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड में आ जाता है हमारे पास। ठीक तो है। इसकी जो वर्किंग है ना वो आम रूटीन लैब से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लेंथी प्रोसीजर्स हैं और प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसमें जो है ना वो बहुत डिमांडिंग होती है। अगर आप प्रिसाइज तरीके से काम नहीं करते, एक्यूरेसी से काम नहीं करते, तो रिजल्ट में जो है ना वो बहुत जो है ना वो गलत आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन बाकी लैब्स टेस्ट के हवाले से थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि उसमें प्रिसीजन को मद्देनज़र रखा जाए और ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट का, इंक्यूबेशन, उसकी एक्सट्रैक्शन, उसकी एम्प्लीफिकेशन, उसको जो है ना वो देखा जाए। ठीक हो गया। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, किसी को भी ब्लड देने से पहले जो जी, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी होता है कि ये आपने कुछ खाया ना हो या खाने की इतनी देर बाद किए, या किसी भी वक्त कर सकते जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनके लिए तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए क्राइटेरिया है, जिसमें अगर हम बात करें तो बड़ा एक कॉमन टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कि लिपिड प्रोफाइल। उसमें अगर आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसमें आपके लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से शुगर का टेस्ट है, आपने फास्टिंग में करवाना है तो उसके लिए 8 से 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि फास्टिंग इसी ड्यूरेशन की ही हो, ये नहीं कि बंदा 24 घंटे 48 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ तो वो आ गया टेस्ट, नहीं। ये रिकमेंडेड है कि वो 8 to 12 आवर्स की विंडो में ही आए हमारे पास, उसका रिजल्ट ठीक है। रिजल्ट ठीक आएगा। अगर वो इससे ज़्यादा फास्टिंग कर लेगा तो वो ओवर फास्टिंग हो जाएगी, तो भी रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, और अगर उस ड्यूरेशन से पहले आएगा तो भी ठीक नहीं आएगा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा यहीं पे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ज़ैनब के साथ मजे की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं। आज के प्रोग्राम में हम यूनिक किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। लैब के अंदर का माहौल क्या होता है, यानी लेबोरेटरीज जो होती हैं वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, और इसके साथ जो डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं, नीले, पीले, काले, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन कलर्स के आपकी शख्सियत पे क्या असरात होते हैं, क्या डिफरेंट किस्म के कलर देखने से भी कोई इलाज होता है, इस सारे मौजूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा ज़ैनब, जैसे कि हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, जी, स्क्रीनिंग के बाद अगर ये कोई जानना चाहे कि हीमाटोलॉजी जो लेबोरेटरी का एक हिस्सा है वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है? हेमाटोलॉजी एक लैब का बड़ा अहम हिस्सा है। इसमें बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज रूटीन हेमाटोलॉजी एंड स्पेशल हेमाटोलॉजी। ठीक है। रूटीन हेमाटोलॉजी में तो हमारे बड़े कॉमन टेस्ट आते हैं, सीबीसी आता है, कोगुलेशन प्रोफाइल, पीटीआईएनआर आता है, और जो स्पेशल हेमाटोलॉजी है उसमें फैक्टर स्टडीज़ होती हैं, जो कि हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, फैक्टर डिजीज़ हैं, फैक्टर 5, फैक्टर 10, फैक्टर 11, इनको हम जो है वो डायग्नोज करते हैं।
ठीक हो गया। मैडम अगर हम बात करें लैब की और कलर थेरापी की, कलर थेरापी के ट्रीटमेंट के लिए लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? मेरा ख्याल है ज़रूर पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इनकी लैब से ही टेस्ट हुई हैं। ठीक। मुख्तलिफ कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, बेसिकली उनमें इसी जो बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं उनको गुजारा गया मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो जिस वेवलेंथ ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया या वहाँ अपना शो किया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये रिसर्चेस बनी कि कौन सा कलर कहाँ किस बीमारी में यूज़ किया जा सकता है। तो लैब के साथ तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक हो गया। कलर थेरापी से इलाज कैसे मुमकिन है? अच्छा, जैसे अभी हमने बात की है ना कि मुख्तलिफ कलर की वेवलेंथ, मुख्तलिफ डिजीजेस, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हर जो हमारा जो सेल है, बेसिकली ये सेल लेवल के ऊपर जाके काम करती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एक्टिव करती है, एनर्जेटिक करते हैं। तो ये एक एनर्जी है। कलर बेसिकली एक एनर्जी है जो हमारे बॉडी रिसेप्टर्स, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में और वहां तक ले जाते हैं जहां इनकी ज़रूरत होती है। जैसे हम जो भी फूड इंटेक करते हैं वो एट दी एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, एनर्जी हमें हमारे सेल्स को मिलती है। इसलिए वो कहते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल्स जो ना ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपकी ताकत के लिए। जी बिल्कुल, वो उनका रोल बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में। तो इस ग्रीन जो है ये शिफा का कलर माना जाता है ना। ठीक है। और जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए मलंगों तो ने सारा कलर ग्रीन ही पहना। अच्छा, नहीं, नेचर में तो आप देखें ना ग्रीन कलर ज्यादा है। ठीक है। नेचर में भी तो ये कलर ज्यादा है। तो जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो आप मुसलसल गोली खा रहे हैं और उससे आपकी निजात नहीं हो रही, तो आप कलर थेरेपी से फायदा ले सकते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों या कुछ महीने आप इस्तेमाल करके अपनी गोली से निजात हासिल कर सकते हैं और बाकी सिस्टम भी ठीक यानी कर अगर सकते कोई हैं। आप दवाई खा रहे हैं उसके साथ कलर थेरापी भी लें लेकिन मेडिसिन भी जारी रखें, जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं। कलर थेरापी शुरू कर दे और मेडिसिन छोड़ नो नो, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसको जारी रखें। ये एज अ सपोर्टिव थेरेपी आप इसको साथ में यूज करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि बॉडी ने जितनी एनर्जी इससे लेनी थी वो आपकी पूरी हो जाती है, या जहाँ बैलेंस कम है वो पूरा हो जाता है, तो डिजीज बहुत खत्म हो जाती है। ठीक होगी। अच्छा ज़ैनब, सीरोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है हमारा, उसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं? सीरोलॉजी के डिपार्टमेंट में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो है वायरल मार्कर्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें HPSAG, NTSCV, यानी हेपेटाइटिस के सारे हेपेटाइटिस टेस्ट होंगे, B, C, HIV, LFT RFT वगैरह भी उसी में आते हैं? नो, वो उसमें सीरोलॉजी नहीं में नहीं आते, वो रूटीन केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है। सीरोलॉजी में इसके अलावा हमारे पास जो है वो डेंगू के टेस्ट आते हैं, डेंगू की एंटीबॉडीज़ आती हैं, जो है वो H pylori के टेस्ट आते हैं, सिफिलिस के टेस्ट आते हैं। इसमें काफ़ी वास्ट रेंज है हमारे पास टेस्ट की। ठीक हो गया। और माइक्रोबायोलॉजी का क्राइटेरिया क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का क्राइटेरिया ये है कि उसमें बेसिकली जो बेसिक चीज़ है माइक्रोबायोलॉजी में डायग्नोसिस है कि आपको कौन सा बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है इन्फेक्शन कॉजिंग ना। तो उसके लिए जो मेजर टेस्ट है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट है, जो कि परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट उसके सैंपल्स होते हैं, जैसे यूरिन सैंपल है और पस सैंपल है। अगर किसी को पस इन्फेक्शन हो गया है, वूंड इन्फेक्शन है, तो वो उसका कल्चर करवाए तो उससे पता लगेगा कि यहाँ पे किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, और फिर फर्दर उसमें किस एंटीबायोटिक का जो है वो रोल है जिससे वो ट्रीट होगा। तो फिर उस एंटीबायोटिक को जो है वो डॉक्टर एज अ ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं ताकि उससे उसकी जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो सके। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसका क्राइटेरिया और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली PCRs के टेस्ट आते हैं, जिसमें हमने हेपेटाइटिस B का PCR है। सीरोलॉजी में हम उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन PCR मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है ना वो हम उसकी देखते हैं कि कितनी वायरल कॉपीज बेसिकली बॉडी में मौजूद हैं। ठीक तो है। उसमें B का PCR है, C का PCR है, HIV का, इसके अलावा जो है वो इन्फ्लुएंजा का PCR है और डेंगू का PCR है। इसमें जो है वो देखा जाता है कि बेसिकली वायरल कितनी कॉपीज मौजूद है बॉडी में और उसके अगेंस्ट कितनी डोज जो है वो काम करेगी। ठीक है। और जेनेटिक्स जो होती है, जेनेटिक्स, उसमें हम क्या क्या चीज़ें? जेनेटिक्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि अभी इतना जो है वो उस पर डिस्कशन नहीं की जाती, और इवन जो हमारी लैब्स हैं उनके ऊपर जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया जाता। लेकिन हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जेनेटिक्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स बेसिकली ये है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो बच्चा लेके पैदा होता है उसको स्टडी किया जाना चाहिए कि वो किस वजह से है। और अगर अब हम देखें तो बहुत सारी डिजीज़ में जेनेटिक्स का बहुत अहम किरदार है। इवन जो कॉमन डिजीज़ हैं, अगर हम डायबिटीज़ की ही बात करें तो इसमें भी जेनेटिक्स का जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। इसको स्टडी किया जाना चाहिए। एक आम आदमी अगर ये समझे जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं या क्या चीज़ें परफॉर्म की जा सकती हैं?
जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली क्योंकि यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है तो उस पे जो है वो इतना लोग नहीं समझ सकते इसके कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जैसे हमारा एक थैलेसीमिया का टेस्ट है, वो बेसिकली जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग में आता है कि ये पता लगाया जा सके कि इसे थैलेसीमिया है कि नहीं है। लेकिन बेसिकली जेनेटिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारे जो है ना वो जेनेटिक डिजीजेस के डायग्नोसिस आते हैं। और ये जो फोरेंसिक वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर वो इसका पार्ट है बट नॉट एज सच जेनेटिक्स, वो बेसिकली फोरेंसिक साइंस है। फोरेंसिक साइंस बिल्कुल अलग है। फोरेंसिक साइंस एक जो है वो अनदर फील्ड है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज कलर से कैसे करें? बिल्कुल जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। जैसे आजकल एक सर्दियों में एक डिजीज़ होती है सीजनल, जो सैड के नाम से जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये फोबियाज़ के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है कि डिफरेंट किस्म के जो फोबियाज़ हैं उनको कवर करती है। इसके अलावा ये जो PTSD है जिसमें जो पोस्ट डिप्रेशन एक मर्ज होता है जिसमें डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट है वो एक सदमे में चली जाती है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। और साइकोलॉजिकल इशू में जैसे सर्दियों में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करवाया जाता है जिसमें आपका आम रूटीन में भी दिल नहीं कर रहा, अपनी दिलचस्पी के कामों में आप नहीं आ रहे, या आपका किसी भी कंघी करने मुंह हाथ धोने को भी इवन दिल नहीं कर रहा होता, तो उस प्रॉब्लम को भी साइकोलॉजिकल इशू के जुमरे में यानी आप कहते हैं मूड स्विंगिंग, मूड नहीं बन रहा, बच्चे बड़े मूडी होते हैं उनके ऊपर भी कलर्स का असर होता है। जो बच्चे जो एग्रेसिव होते हैं और या हाइपर एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे भी हम कलर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे देख रहे हैं। उनको भी इस ब्लू कलर के अंदर अगर थोड़ी देर रखा जाता है, 15-20 मिनट का सेशन दिया जाता है, तो उससे उनकी ओवर एक्टिव जो है वो काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है उनका। और बच्चे जो लेट लर्निंग है या लेट स्लो उनकी लर्निंग है तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अच्छा, रात को सोते वक्त कौन सी ऐसी लाइट घर में यूज करनी चाहिए? जैसे कि जीरो के बल्ब लोग लगाते हैं, तो वो किस कलर में होना चाहिए जो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा हो? अच्छा, इंसोम्निया का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है। क्यों? उसकी एक वजह तो लाइफस्टाइल है कि हम लेट सोते हैं, इस वजह से फिर वो जो हमारे अंदर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं वो रिलीज ही नहीं होते भी। तो कलर थेरेपी में इसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी, एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये नींद के लिए भी ब्लू कलर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप सोने से 15-20 मिनट या 1 घंटा पहले भी अगर 15-20 मिनट का सेशन ले लेते हैं, लाइट थेरेपी ले लेते हैं, तो उसके भी आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और टाइम पर नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि मोबाइल की ब्लू लाइट और लैपटॉप की और LCD की ब्लू लाइट आपको नुकसान देती है। जी बिल्कुल, वो नुकसान इस सेंस में देती है कि आपका पलक झपकने का अमल जो है वो स्लो हो जाता है। बेसिकली आई स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है जिससे दिमाग थकना शुरू हो जाता है। ठीक। अगर वो ब्लू लाइट तो इफेक्ट कर ही रही है, तो उसमें एक और तरीका भी है कलर थेरेपी में जो एक, लेकिन मेरे ख्याल उसका ये भी होता होगा कि आप फोकस्ड होते हैं कंप्यूटर पे, LCD पे, इस पे आप फोकस नहीं होते, लाइट चल रही है, गर्दन का एक खास जाविया बन जाता है ना, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है बॉडी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और तरीका जो है वो हम विजुअलाइजेशन का बताते हैं पेशेंट। समटाइम अगर वो पानी नहीं पीना चाहते, ऑयल नहीं लगवाना चाहते या कोई और मीडियम नहीं यूज करते, तो फिर हम उन्हें विजुअलाइजेशन के लिए कहते हैं। जैसे ब्लू कलर आलती पलती मार के अगर आप किसी भी पुरस्कून हालत में बैठ जाते हैं और आईज बंद करके इसको विजुअलाइज करते हैं तो उससे भी इफेक्ट आते हैं। जो भी रिकमेंडेड कलर आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे नींद के लिए तो ब्लू लाइट का तस्वुर कहा जाता है कि ब्लू लाइट आपके ऊपर आ रही है, तो उसके भी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसको आपने कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक या कुछ टाइम तक करना होता है। जैसे मेडिसिन का एक टाइम पीरियड होता है, इसी तरह इनके भी टाइम पीरियड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते रहते हैं तो फिर रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई मरीज दिमागी तवाज़ुन खो देता है या घरेलू लड़ाई झगड़ों की वजह से खुदकशी, सुसाइड, OCD में चला जाता है, जी बिल्कुल, तो कलर थेरेपी से वो रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि जो साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जो मेडिसिन यूज करवाते हैं इसमें, तो वो अमूमन लाइफ टाइम लेना पड़ती हैं और वो सप्रेशन होती है। पेशेंट नॉर्मल नहीं होता, लेकिन एक तरह से बस वो चल रहा होता है, अपनी ज़िंदगी को घसीट रहा होता है। तो अगर आप कलर थेरेपी से हेल्प लेते हैं, इसमें फिर क्या करते हैं कि 9x12 का शीशा ब्लू कलर में पेंट करवा के या जो भी कलर उसका रिकमेंडेड है उसको उससे कहा जाता है कि कंटिन्यूसली उसको थोड़ी देर के लिए देखे। तो OCD और ये जो शिज़ोफ्रेनिया है इसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दीगर इसमें जो अरोमा थेरेपी है वो भी साथ में यूज करवाई जाती है।
तो जो डाइट प्लान है और जो घर में बाकी लोग हैं उनका माहौल, उनको भी ज़ाहिर साथ में देखना पड़ता है, उनको भी साथ में जो भी उनकी थेरेपी बन रही होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो कलर हो गए देखने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए। खाने में भी कुछ कलर्स होते हैं जो उनका इलाज करते हैं। खाने में आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितने वसी कलर बनाए हुए हैं। हमारा जो भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, सब डिफरेंट कलर के हैं, तो हमने कभी इनके ऊपर गौर नहीं किया। कुरान पाक में आप आयात को देखें कि 3-4 जगह, बल्कि बहुत सारी जगहों पे बार बार एक तरह से मेंशन करवाया गया है कि आप क्या इस पे गौर व फिक्र नहीं करते कि ये जो रंग बिरंग की चीजें पैदा की गई हैं कायनात में, तो हम वाकई उसके ऊपर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने तो बहुत दफा हमारी तवज्जो उस तरफ दिलाई है। तो कलर्स बेसिकली हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी में जो हमारे जो मीडियम है, जो कोसे कज़ा के कलर नजर आते हैं, तो इसके अलावा भी उसकी जो रेडिएशंस हैं वो उनको आप किसी न किसी जैसे एक्सरेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो इनको आप प्रिकॉशंस के साथ लेते हैं। लेकिन जो 7 कलर हैं वो हार्मफुल नहीं हैं, इन्वेसिव हैं, आप उनको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो अपनी वही कलर की कमी या ज्यादती होती है। इन सारे कलरों में हमने येलो कलर का जिक्र और वो पर्पल कलर का कम किया है जी। इसकी क्या वजह है? येलो कलर जो है ना, ये बेसिकली आपके ये तो लोग ठंडा कलर नहीं समझते इसको। नहीं, ये खुशी का कलर होता है। अच्छा। वैसे आम जनरल इसका ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है। कलर थेरेपी में इनकी प्रॉपर्टीज को भी बताया जाता है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब ये डाइजेशन के जितने भी इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, पेट दर्द है, पेट के कीड़े हैं, बच्चों में अमूमन हो जाते हैं, तो उनमें ये येलो कलर इस्तेमाल करवाया जाता है। लीवर के बहुत सारे इश्यूज में येलो कलर इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, कलर से बात हो रही है, ब्लड के भी कलर होते हैं। हमारे यहाँ जब किसी का ब्लड लिया जाता है ना, तो वो देखते कहते मेरा तो खून बड़ा काला है, कोई कहती मेरा तो खून बड़ा लाल है, मेरा खून बड़ा सफेद है। क्या लैब में भी इन कलर्स को देखा जाता है? लैब में नहीं, इन कलर्स का ऐसा तो कोई रोल नहीं है लैब में, क्योंकि ये तो एक आपकी थॉट है। आप कहते हैं कि जी मेरा खून ऐसा है, मेरा खून ऐसा है, लेकिन ये है कि इतना कोई इसका टेस्ट पे कोई खास इफेक्ट नहीं है। उसने तो अपने थ्रू लॉ ही चलना है। बिल्कुल, उसने अपने लॉ के थ्रू ही चलना है। लेकिन अगर हम रूटीन केमिस्ट्री में बात करें, जब हम उसकी सीरम सेपरेशन करते हैं, तो उसमें अगर आपका सीरम जो है वो येलोइश कलर का आता है, तो फिर उस पे मतलब पेशेंट को लाइक उसकी बिलीरुबिन ज़्यादा हो सकती है, जॉइंटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, फिर है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही एक मतलब देखें निकालते हुए ब्लड सैंपल को, तो उसमें हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि जी ये इसका ब्लड ऐसा क्यों है। हाँ, उसको जब फर्दर प्रोसेस करते हैं, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, तो फिर आप उसमें लगाते हैं। बेसिकली लैब की एक्सपर्टीज ही यही है कि आप इन चीज़ों को देखें, लेकिन एक लेमैन अपना खून देख के नहीं कह सकता कि जी मुझे ये बीमारी है। ठीक हो गया। बीइंग अ क्लिनिकल लैब मैनेजर, आप लैब का कलर कौन सा पसंद करती हैं? लैब का कलर जो है वो मैं तो वाइट ही पसंद करती हूँ, क्योंकि वाइट जो है वो बेसिकली एक बहुत खूबसूरत रंग है, और उसमें जो है वो आपको हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी नज़र आती है। तो लैब की ड्रेसिंग जो है वो वाइट ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, लैब के अंदर अगर हम ये देखें कि पैथोलॉजिस्ट, फिर उसके साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिर बायोकेमिस्ट्री वाला बंदा, फिर एक लैब टेक्नीशियन, इनके काम को अगर आप डिवाइड करें तो किस तरह करती हैं? सबसे पहले लैब में जो है वो ऑर्गेनोग्राम इस तरह से होता है कि सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो पैथोलॉजिस्ट आते हैं। पैथोलॉजिस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है वो लाइक हीमाटोलॉजिस्ट हैं, केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं, और जो है वो होते हैं। फिर देन उनके अंडर जो है वो लैब मैनेजर का रोल है सारी चीज़ों में, और लैब मैनेजर के अंडर फिर सेक्शन सुपरवाइजर्स हैं, फिर जो है वो शिफ्ट इंचार्जेस हैं, फिर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, एंड फिलबॉटमिस्ट हैं। ठीक हो गया। एक अच्छी लैब आपकी नज़र में कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी लैब ऐसी ही होनी चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, और रूल्स एंड रेगुलेशन लैब के हमारे जो हैं वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रूल हैं, ISO की सर्टिफिकेशंस हैं, उनको जो है वो करें, और पेशेंट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है वो टेस्ट प्रोवाइड करें। ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की रेंज में और उनके लिए जो है ना वो इतने होने चाहिए कि वो टेस्ट अपने ईजीली करवा सकें। ये नहीं कि आप टेस्ट को इतना मुश्किल कर दें उनके लिए कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि वो अपनी डिजीज़ को डायग्नोस ही ना करवा सकें। ठीक हो गया। डिफरेंट लैब्स के टेस्ट में की रेशो में फ़र्क क्यों होता है? डिफरेंट लैब के टेस्ट की रेशो पे फ़र्क होने की वजह एक तो उनकी पब्लिसिटी भी हो सकती है कि वो पब्लिसिटी किस तरह से करते हैं, और दूसरी और बेहतरीन रीज़न यही है कि उनकी एक्यूरेसी और उनकी प्रिसीजन कितनी है। जो लैब जितना जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगी, वो उसका वर्कलोड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग रिलाई करेंगे, डॉक्टर्स रिलाई करेंगे, क्लिनिशियन रिलाई करेंगे कि जी यहाँ पे एरर रेट जो है वो कम है,
और एरर रेशो कम है तो ज़्यादा अपने टेस्ट जो है वो उस लैब में रेफ़र करेंगे। और बाकी जो है वो उसका स्टाफ कितना आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर एक पेशेंट अपना टेस्ट करवाने जाता है और वहाँ पे आगे उसको फ्रंट डेस्क का पर्सन ही उसको ठीक तरह से बात नहीं करता, उससे अच्छी तरीके से डीलिंग नहीं करता, तो वो दोबारा वहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके साथ अच्छे तरीके से उसका बर्ताव किया जाता है और उसको टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट टाइम पे दी जाती है, तो ऑब्वियसली वो खुद भी आएगा और अपने जो है वो बाकी रिलेटिव्स को, दोस्तों को रेफर भी करेगा। ठीक हो गया। अक्सर हमने देखा कि एक लैब से आपने रिपोर्ट करवाई, फिर आपने दूसरी से रिपोर्ट करवाई, उसमें 1-2 पॉइंट का फर्क आता है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। ये फर्क क्यों होता है? फर्क बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। अब अगर आप एक सैंपल यहाँ कलेक्ट करेंगे और एक सैंपल दूसरी लैब में जाके कलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है वो चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि ये रिजल्ट्स आप ये नहीं है कि आप एक लैब से टेस्ट कराते हैं आपकी HB 12.1 आती है और आप दूसरी लैब से कराते हैं तो 12.5 आ जाती है, तो आप पहली लैब से कहेंगे जी ये इस तरह से आपके रिजल्ट गलत है। ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज चेंज आती रहती हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट भी आपकी जो वैल्यूज है ना वो थोड़ी बहुत वेरी करती हैं, तो इसलिए इस इतनी सी वेरिएशन को हम कोई कंसिडरेशन नहीं देते। इतनी वेरिएशन कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है। ठीक है जी। डॉक्टर नजम, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। आपका पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक कलर थेरेपी से इलाज कैसे करवाएं? कलर थेरेपी एक बाकी जितने भी तरीका इलाज हैं उनसे बहुत कम खर्चे में पूरा हो जाता है। ये सस्ता भी इलाज है और अफोर्डेबल भी है, और आम आदमी थोड़ी सी जिसको मेडिकल की हाव हो तो वो भी इसको खुद भी अपने घर में छोटी मोटी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अलबत्ता अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज हैं तो उसमें वो उसको किसी भी कलर थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, माशरे में अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में भी ये जो एक न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए फोटोबायोमोडुलेशन के थ्रू, फोटोथेरेपी के जरिए जो इलाज किया जाता है, तो वो भी हम इसी कलर थेरेपी के ही अंडर आता है। इसी तरह लो लेवल लेज़र थेरेपी है, उसमें भी आप कलर को यूज़ कर रहे होते हैं। जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, स्पेशली स्किन डिजीज़ के लिए, उसमें भी ये यूज़ किया जा रहा होता है। तो आप, मेरी तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब बीमारियों के साथ लड़ते लड़ते थक जाते हैं और दवाइयों का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ टाइम तक, तो उनसे निजात हासिल करने के लिए कलर थेरेपी को भी ज़रूर अपने साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, आपका पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक एक अच्छी लैब कैसे चूज़ करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टेस्ट जो है अपने, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप अपने टेस्ट जो है वो लाजमी कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट को इतना सीरियस नहीं लेते कि जी नहीं करवाने, दवाई तो लिखती है, खा लेते हैं, बस बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। टेस्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और ट्रीटमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कंसल्टेंट या फिजिशियन कोई टेस्ट एडवाइस करते हैं तो आप उसको जो है वो फ़ौरन लैब जाएँ और टेस्ट करवाएं, और अच्छी से अच्छी लैब का इंतखाब करें ताकि जो है वो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल जो हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल आएँ और फिजिशियन को ट्रीटमेंट में जो है वो आसानी हो। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजम, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी अपने टॉपिक से हट के गुफ्तगू की, लैब के अंदर का माहौल और फिर कलर थेरेपी से इलाज कैसे होता है और कलर्स के आपकी शख्सियत पे क्या असरात होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हमने मुदल्लिल गुफ्तगू करने की कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई सवाल जवाब हो, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ एडवाइस करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। मुझे, डॉक्टर ज़ैनब, डॉक्टर नजम सहर और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।